नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम एरुटेरिया का बुक है बीपीएससी के लिए, जो अभी 67वां बीपीएससी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट, कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। तो हम कोशिश करते हैं शाम को 15 सेट जो है एक एक करके रेगुलर लाएं, पर वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का सपोर्ट कैसा रहेगा, ठीक ना। तो थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा अधिक लोगों तक ताकि सब तक पहुंच पाए। इसमें कुल 150 प्रश्न है, तो 10 तो मैथ के प्रश्न होते हैं, सिलेबस सबको पता ही है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। और ये कब बुलाया जाता है? जब कोई विधेयक, मेनली उसमें धन विधेयक नहीं होना चाहिए, मतलब और दो टाइप का विधेयक होता है, एक तो हो गया सामान्य विधेयक और एक वित्त विधेयक। उसको लेकर जब कोई मतभेद होता है लोकसभा राज्यसभा के बीच, तो राष्ट्रपति दोनों को एक जगह बुलाता है और उसको पूर्ण बहुमत से अगर पारित हो जाएगा वो, तो उसको एक कानून या वो बिल समझो पास हो गया, ऐसा माना जाता है। अभी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये पावर उसको अनुच्छेद 108 देता है। 108। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसमें पहला दिया है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही हैं, साथ ही राज्य विधानसभा और जो यूनियन टेरेटरी है उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, ये तो सही है। आगे राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, देखिए ये हिस्सा नहीं लेता है क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में ओनली 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसीलिए राज्य विधान परिषद हिस्सा नहीं लेता है। क्लियर। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54। 54वां अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है 36 से लेकर 51 तक, उसके बारे में कौन सा फैक्ट यहाँ पे गलत है? पहला है कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कही है, ये भी सही है। देखिए भीमराव अंबेडकर जो थे वो नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता और मूल अधिकार में 36 के क में 5 रीट जारी किया गया है, उसे उन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। तो ये दोनों फैक्ट भीमराव अंबेडकर के बारे में याद रखिएगा। तो ये तीनों यहाँ पे अपना नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है। आगे इसे लागू करने के लिए न्यायालय में ले जा सकता है, नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। और साथ ही एक चीज और, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मूल अधिकार परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और इसका जो ये क्यों लिया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए, कल्याणकारी राज्य विकसित हो सके, बन सके, इसके लिए। तो कल्याणकारी राज्य का अगर जिक्र हो तो नीति निर्देशक तत्व वहां पे सही रहता है, तो उस हिसाब से टिक कर लीजिएगा। आगे है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो जब भी अगर आप संविधान के प्रश्न पढ़ते हो तो 2 फैक्ट आपको हमेशा याद आ जाना चाहिए। जब भी पंचायत का जिक्र हो तो 11वीं अनुसूची में है ये, और इससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना, ये आपको याद रहना चाहिए। तो कौन से समिति ने इसे आत्मनिर्भर बनाया था? तो ये समिति बना था 1986 में, डॉक्टर सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। सिंघवी समिति याद रखिए, ये 1986 में बना हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पंचायत जो है, पंचायती राज जो है, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, उसके लास्ट में 51 के क, अभी हम पढ़े थे नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, तो उसके क में है, तो 4 के क में हो जाएगा, ठीक ना, या 4 के 1 में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो कि हम USSR से लिए हैं, और ये भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया था? 1976 में। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, 1976। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? संविधान का जो भाग 12 है वो किससे संबंधित है? ये केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है, वो वित्त का जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के मध्य, वो बताता है अनुच्छेद, ये भाग 12। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और भाग 12 किस अनुच्छेद से कहाँ तक है ये आपको समझना होगा। 268 से लेकर 300 तक, 268 से लेकर 300 अनुच्छेद जो है वो भाग 12 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, कानून निर्माण करने की शक्ति देता है संसद को? यह अनुच्छेद है 253। 253 ऑप्शन नंबर डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस आया था 1973 में। इसके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक माना जाता है। ये किससे संबंधित था? ये था संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत से। मतलब ये था कि आप संविधान में कोई परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन उसका जो मूल अधिकार का मूल ढांचा है, मेनली मूल ढांचा है, उसको आप नहीं बदल सकते हो। यही था। तो ये 1973 में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल केस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है। यानी जो संविधान का भाग 17 है ये किससे संबंधित है मुख्यतः? तो ये भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। साथ ही अभी एक चीज़ और न्यूज़ में है, करंट का, हालांकि ये प्रश्न हो जाएगा कि जैसे आप लोग शर्ट या हम भी शर्ट पैंट पहनते हैं तो उसका कोई भारतीय मानक नहीं है। जैसे कोई एम होगा, कोई एक्स, एक्सएल, ऐसा पहनते हैं हम लोग, तो कोई शर्ट आपको एक्स साइज का छोटा हो जाएगा, कोई एक्स बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए इंडिया का अब एक अपना साइज बनेगा, उसका नाम है इंडिया साइज। इंडिया साइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है क्योंकि अभी तक नहीं था। अभी तक हम लोग यूरोपियन कंट्री का और यूएसए का फॉलो करते थे। तो कोई देश यूएसए का करता था, कोई देश यूरोपियन यूनियन का करता था। तो कोई शर्ट आपको एल छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अब जो नया मानक आया है इंडिया साइज आया है। ये करंट का है, याद रखिएगा, 4 दिन पहले ही बना हुआ है। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो 1966 में बना था उसके थे मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई। और मुरारजी देसाई के टाइम में एक संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। वो संविधान संशोधन था 44वां, जो कि बहुत पूछा जाता है। 44वां राज्यपाल के बारे में कौन सा, या राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है राज्यपाल के बारे में? तो पहला है कि वेतन राज्य के संचित निधि से जाता है, ये सही है। राज्यपाल का वेतन राज्य के संचित निधि से जाता है। वेतन भारत के संचित निधि से नहीं, वो राज्य के संचित निधि से जाएगा। पेंशन राज्य के संचित निधि से जाता है, नहीं। देखिए पेंशन जो होता है वो जाता है भारत के संचित निधि से, लेकिन जो वेतन होता है वो जाता है राज्य वाले से, ठीक ना। यहाँ पे 1 और 4 जो है इनका सही है। ओके, समझ लीजिए फिर से, जो वेतन होता है वो राज्य वाले से और पेंशन जो होगा वो भारत के संचित निधि से जाता है। तो 1 और 4 यहाँ पे सही है, जबकि 2 और 3 जो है वो गलत है। हमें गलत ढूंढना था। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक मेरे भाई जरूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको सीडीपीओ का एग्जाम में भी हेल्प करेगा, दरोगा मेंस में भी हेल्प कर सकता है, और बीपीएससी में तो हेल्प करेगा ही करेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, ईडब्ल्यूएस, को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये था 103 नंबर का संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 12 जनवरी 2019। 12 जनवरी 2019। इसमें 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? बिना बजाते हुए, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। इससे ऊपर 12 यहाँ पे संविधान के प्रश्न थे। अब यहाँ पे जो है हिस्ट्री का प्रश्न शुरू होता है। तो यहाँ पे जो बिना बजाते हुए अंकित है सिक्कों पे वह है समुद्रगुप्त, और साथ ही समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। और ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ, याद रखिएगा, V.A. स्मिथ। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। अमाजू। ऑप्शन नंबर बी।
ताम्र ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? नवदा टोली से, नवदा टोली। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कहाँ पे था? गुजरात, लोथल में, लोथल। और लोथल एक क्या था? बंदरगाह जगह था, यह भी आपको पता ही है। 14वीं शताब्दी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 14वीं शताब्दी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मिला एशिया माइनर से, एशिया माइनर से। ये कहाँ पे है? तुर्की में, तुर्क में। और तुर्की नाटो कंट्री है, याद रखिएगा इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की है? संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ये श्रीलंका पर विजय करने वाला पहला शासक था, चोल साम्राज्य था, राजेंद्र प्रथम। और श्रीलंका के बारे में जितना हो सके अपने स्तर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मे भी कल परसों तक वहाँ पे भयंकर वो विद्रोह होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, काफ़ी अधिक भूखमरी आ गई है, तो वहाँ पे भी सरकार गिर सकता है। साथ ही पाकिस्तान में तो आज ही सरकार गिर जाएगी मे भी। तो श्रीलंका और पाकिस्तान, इस दोनों पे फोकस रखिएगा, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड करंट अफेयर में। और साथ ही यूक्रेन और रसिया पे तो फोकस रख ही रहे होंगे आप लोग। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में गलत है? पहला है, इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, बिल्कुल सही है। 1942 में ये हो रहा था, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है कि आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये भी सही हो गया। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसे ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, ये गलत है। इसमें ऑपरेशन 10 आवर नहीं चला था। साथ ही हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग के आंदोलन का समर्थन किया था, तो इसमें ये भी समर्थन नहीं किया था। यहाँ पे सी और डी गलत है, ए भी सही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक आंसर होता है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? न्याय दर्शक यह है गौतम। और ये माध्यमिक मार्ग को अपनाए थे गौतम बुद्ध, गौतम। यह न्याय दर्शन, तो ये गौतम याद रखिएगा, गौतम बुद्ध अलग है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना माना जाता है 1885, और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। लेकिन ये पहले से ही संस्था थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी का नाम परिवर्तित करके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो पहला जो है बम्बई गोकुलधाम सोसाइटी में इसका ये हुआ था, मीटिंग हुआ था, WC बनर्जी अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चयन कीजिए, गलत कथन को चयन करना है। पहला दिया गया कि 1938 और 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। 38 में तो पूरा रहे, 39 में लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया था। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया? नहीं, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जर्मनी के हेल्प से किए थे, जर्मनी के हेल्प से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए हुए थे, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे, ये भी सही है, आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए थे, ये कहाँ पे? हिटलर के पास, जहाँ पे जेल में कैदी थे, वहाँ पे उन्होंने उनको उकसाया था, तो ये भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है, तो ये आपका आंसर बना। आगे है, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? मसस्त, ये क्या था? औरंगजेब ने, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में वो आया था, करीब 1333 के आसपास। इब्न बतूता, इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम है उल रेहला, उल रेहला, ठीक ना। और एक और है बुक, ठीक ना, इब्न बतूता का। अगर आपको मतलब लास्ट में ईमान या हिंदुस्तान कुछ ऐसा ही नाम है, तो अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इब्न बतूता का पुस्तक। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें बम फेंका था, तो उसके अकॉर्डिंग किसी को फांसी दिया गया था, तो वो कौन थे? तो यहाँ पे जो भी हैं, बसंत कुमार बिस्वास, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, मास्टर अमीचंद, सबको फांसी दे दिया गया था।
ये घटना थी 1912 की। उसी टाइम फिर भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। आगे प्रश्न पे आते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए गलत पूछ रहा है आपसे। तो पहला तो है रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, तो बिल्कुल सही है, मतलब वहां पे उसीलिए वो लोग मतलब जुटे हुए थे। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई थी, ये भी सही है, सभी लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, जनरल डायर ने फायरिंग कर दिया, तो ये सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी भी बनी थी, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार ने पदोन्नति दी गई, नहीं ऐसा नहीं हुआ, उनको मतलब सजा नहीं दिया गया था, मेन ये रीजन था। जब हंटर कमेटी आई तो उनको दोषी करार नहीं दिया गया था, तो ये यहाँ पे गलत है। ए बी सी यहाँ पे सही है। किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा था? ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य ने 58 से क्या अभिप्राय है? विजयनगर साम्राज्य में एक टर्म आता है 58, इससे क्या अभिप्राय है? ये एक राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग था 58 विजयनगर साम्राज्य में। इसमें क्या होता था, कुल उपज का 1/6 दिया जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। संतलत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को संतलत में मिलाया था? संतलत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को संतलत में मिलाया था? वो था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। ये 1296 का टाइम है दिल्ली सल्तनत का। आगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों का सबसे अधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? अरुणा आसफ अली जो थी वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो उससे जुड़ी हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन से, अरुणा आसफ अली। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, छोटा मोटा सत्र की। 1997 में उनको भारत रत्न भी दिया गया था मरणोपरांत। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और साथ ही 1855 में इसी का नाम हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया, हिंदू कॉलेज का नाम। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? मित्र मेला है वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर ने किया। ये 1899 में इसका स्थापना किए थे, 1899 में। और साथ ही यही बाद में बन गया अभिनव भारत 1904 में। अभिनव भारत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 वीडी सावरकर, और इसी का पुराना नाम था मित्र मेला, मित्र मेला। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा कि फालतू में बर्बाद कर रहे हो? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, क्योंकि जिसमें आपका पैसा लग गया है उसको आप फोड़ रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है, आप आगे नहीं कर दो ऐसा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, काफ़ी अच्छा कहा था, मुझे भी अच्छा लगा इनकी बात। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? यह है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये किया गया था 1918 में, चंपारण सत्याग्रह के 1 साल बाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस उसमें भाग लिया था, एकमात्र ये गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस भाग लिया हुआ था, तो महात्मा गांधी गए हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस को। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में, 1799। बेचारा मारा ही गया, अपनी राजधानी को बचाने के चक्कर में मारा गया था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध था तीसरा। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन वस्टिन चर्चिल ने भेजा था, वस्टिन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी। ये 1942 में आया था, जब भारत छोड़ो शुरू हुआ था उसी टाइम।
महात्मा गांधी और इरविन के मध्य जो इरविन समझौता हुआ था, कब संपन्न हुआ था? ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857, लॉर्ड कैनिंग। देखिए आसान प्रश्न है, पर ये आपको लगभग हर सेट में क्वेश्चन बैंक अगर देखिएगा तो आपको लगातार बहुत बार मिलेगा। लॉर्ड कैनिंग, 1857 का विद्रोह के टाइम में। और ये एनटीपीसी में भी प्रश्न आया था ये वाला। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होगा? तो इसमें केंद्रीय होता है वो भी और निजी दोनों हो जाता है। तो केंद्रीय बैंक, केंद्रीय इकाई सब आ जाएगा, बाजार द्वारा भी हो जाएगा, तो सारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2250 कैलोरी, ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से औसतन है ये। अब हमें मिलान करना है मसाला और शीर्ष क्षेत्र, इसमें कौन सा है? तो आसान है, केसर तो जम्मू कश्मीर पे आपको आसानी से टिक कर दीजिएगा, जम्मू कश्मीर। वहीं काली मिर्च की बात करें तो केरल, काली मिर्च केरल। जीरा में है राजस्थान। और हल्दी में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अबड़क में आंध्र प्रदेश का अकेला 60% वही कर देता है, तो अबड़क का भी याद रखिएगा। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? बीमा कीमत ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी को। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई है और ये समिति कौन था? शिवरामन समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, जो कृषि क्रांति था वो किससे संबंधित था, वो आपको मिलाना है। तो पहला देखिए, पीली क्रांति, आसान है, पीली क्रांति तिलहन से था, तेल वाले से। अच्छा, दिया ही नहीं गया, तो ये आपका तो गलत ही होगा। अच्छा, सम्मिलित नहीं है। हरित क्रांति खाद्यान्न से है, ये आपका सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है, पेट्रो। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है? तो बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? हालांकि सुनहरी क्रांति फल और सब्जी से। रजत क्रांति होता है अंडे से। भूरा क्रांति यानी तो धूसर क्रांति वो होता है उर्वरक से। और गुलाबी क्रांति होता है प्याज से। प्याज और झींगा जो होता है उसे भी गुलाबी क्रांति कहते हैं, पिंक रेवोल्यूशन। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? भिलाई हुआ था सोवियत संघ से, रसिया से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थान जो संकटन मुद्रा होता है वो कौन सा होता है? तो होता है बॉन्ड, साथ ही सरकारी प्रतिभूति, ये दोनों हो जाएगा, बी और सी। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत तथा मैट्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ही समयावधि, टाइम फिक्स है, कीमत और मैट्रिक आय दोनों दुगुना हो गया तो उसके आय पर क्या परिवर्तन होगा? कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि सब कुछ बढ़ गया ना, कीमत और खर्चा दोनों। आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? सबसे अधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़। सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम किसका है? गोवा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जलवायु की मुख्य विशेषता है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है, मणिपुर वो मिलता है म्यांमार से, जो कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम तो हो ही गया, तो इस सब का मिलता है बांग्लादेश से। साथ ही सिक्किम कह सकते हो, इधर बिहार कह लो, तो ये सब मिलता है तो बांग्लादेश, मैं पश्चिम बंगाल समझ रहा था, माफ़ कीजिएगा। इस प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। बांग्लादेश से नहीं मिलता है तो यहाँ पे मणिपुर आंसर हो जाएगा, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मिलता है। सिक्किम का भी मिलेगा और वेस्ट बंगाल का भी मिलेगा। और बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा बाउंड्री शेयर होता है। मतलब प्रश्न आता है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ आता है, अप्रॉक्स 4036 होता है, ठीक ना। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ होता है 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे निम्न पर विचार कीजिए। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, ये किस क्षेत्र में आपको मिलेगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सब कुछ रहता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया? यहाँ पे कौन सा दर्रा या कौन सा जो घाटी है वो उस राज्य में नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो पहला है बाड़ालाचा, हिमाचल प्रदेश, सही है। बाड़ालाचा। सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश, सही है। माना दर्रा मिलेगा आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और जलेपला सिक्किम में, जलेपला सिक्किम, माना दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला और बाड़ालाचा ये हिमाचल प्रदेश में। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? यह हिमाद्री या बृहद हिमालय, हिमाद्री या बृहद हिमालय का हिस्सा है। पटना, माफ कीजिएगा क्यों आगे बढ़ गए। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा में आकर गंडक मिलती है? देखिए इस प्रश्न से कितना आता है गंगा नदी के बारे में। जो गंगा नदी है उसमें पूछ रहा है गंडक जो है किस तरफ से आती है, तो ऊपर से आती है, हमको ये पता है। तो ये कहाँ से आएगा? उत्तर की तरफ से। ऊपर पे उत्तर होगा तो उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। ओहो। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखूर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? इसे कहते हैं मन, मन, जिसमें कुछ है ओट्रिया मन, राधोपुर मन, पिपड़ा मन, तो ये सब है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार, जैसे नदी घाटी में दून कहलाते हैं, हिमालय के निचले देहरादून ये है ना, तो वो उसे यहाँ पे मन था। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? टाल क्षेत्र ये पटना से मोकामा तक है, पटना से मोकामा तक आपको टाल क्षेत्र मिलेगा, टाल क्षेत्र। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? चंदन का मैदान दक्षिण पूर्वी बिहार में, दक्षिण पूर्वी बिहार में, ठीक ना, नीचे वाले साइड में इधर से, दक्षिण पूर्वी बिहार में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, मरुधान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को, रेगिस्तान में हरियाली वाला जल क्षेत्र जो होता है उसको मरुधान कहा जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948। दामोदर घाटी निगम याद रखिएगा, दामोदर घाटी निगम, ये मेनली आपको झारखंड पश्चिम बंगाल के आसपास मिलेगा। निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सुमेलित है? कौन यहाँ पे सही है? तो एक ही है, लाजोन वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला, जिसकी वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है? कराकस है, कराकस। कैंपास जो है ये कैंपोज, ये मिलेगा आपको दक्षिणी ब्राज़ील में, उत्तरी में नहीं, दक्षिण नीचे वाले साइड में ब्राज़ील में मिलेगा। पंपास सबको याद होता है अर्जेंटीना में मिलता है, अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना, हालांकि दक्षिणी अमेरिका याद रखते हैं हम लोग, तो अर्जेंटीना। सेल्वास, सेल्वास मिलता है अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? हेलसिंकी ये फिनलैंड की, फिनलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर आप देखे होगे इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें टॉप पे रहा, जिसमें भारत का स्थान था हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 आई थिंक, और फिनलैंड टॉप पे था। फिनलैंड ये वही देश है जहाँ पे जो आप यूज़ करते हो, नोकिया मोबाइल यूज़ करते थे, वो यहीं का कंपनी था, फिनलैंड का। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा जो अंगुलहास है वो नहीं है, वो मतलब गर्म जलधारा है, जबकि कनाडीज, आयोसीबो और हमबोल्ट ये सब ठंडी जलधारा है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील, बैकाल, आयतन की दृष्टि से। और सबसे बड़ा कौन सा है? सुप्रियर, यूएसए का है साफ पानी का सबसे बड़ा झील, और इंडिया का सबसे बड़ा बैकाल, सॉरी बैकाल ने माफ़ कीजिएगा, गाढ़ा है बैकाल। कौन सा है? उल्लर लेक, उल्लर लेक जम्मू कश्मीर में है। टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीप के मध्य है? टोरेस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच है टोरेस जलडमरू मध्य। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? हीरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है रूस में, रूस, और इंडिया में कर्नाटक में मिलेगा आपको। किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? घरेलू सीमा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को उसमें काउंट नहीं किया जाता, और सबको, जैसे कि देश के समस्त राजनीतिक सीमा, देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान व जलयान, देश के विदेशों में स्थित दूतावास, सबको काउंट किया जाता है इसमें। दिसंबर 2020 में, अब देखिए जो करंट अफेयर है ना, आप लोग पूछते हैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर बहुत पुराना रहता है। अगर आप 66वीं वाला ही देख लो या 65वीं देख लो तो 2-2 साल पुराना रहता है, ठीक है ना। तो आपको एक अलग लेवल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आप क्वेश्चन देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। टाइगर का भी जनगणना हुआ, तो इससे पहले अगर आप बात करो तो
कर्नाटक इसमें टॉप पे था टाइगर वाले में, लेकिन अब मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पे है। तेंदुआ में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। और जो ये वाला है गंगा का डॉल्फिन जो है वो एकमात्र भागलपुर में ही है, डॉल्फिन का, गंगा डॉल्फिन का पूरी दुनिया में। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस ये मनाएंगे 23 जनवरी को। 23 जनवरी 125वीं जयंती था सुभाष चंद्र बोस का, तो उनके उपलक्ष्य में। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है? सबसे अधिक मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, UAE। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को। 9 जनवरी। एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया था? तो वो 143 था, 143। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। एक अमेजन के संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी थी? अभी जो है ब्लू ओरिजिन, BLUE, ब्लू ओरिजिन, ठीक ना। और अमेजन के अभी कौन है? एंडी जैसी, याद रखिएगा। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यह है PV सिंधु, ऑप्शन नंबर P। तो आपको लग रहा होगा रेगुलर जो करंट पढ़ते हैं उनको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, कुछ प्रश्न बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन रेगुलर पढ़ने वाले को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, जो आप परीक्षा से 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करेंगे उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि प्रश्न बहुत पुराने आते हैं। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन सेंटर जो नवाचार सूचकांक 2020 आया, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला? बड़े राज्य की श्रेणी में पहला स्थान रहा कर्नाटक इनोवेशन इंडेक्स में। इपिक का विस्तृत नाम, तो ई से तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, इपिक का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉल, ये तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, फिर इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें दिया गया महावीर चक्र। संतोष बाबू, याद रखिएगा, संतोष बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल पंडित। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला थप्पड़। और जो ऑस्कर मिला वो मिला था नोमैडलैंड। हालांकि ऑस्कर का आयोजन कल भी हुआ, ठीक ना। तो इसमें किसे दिया गया बेस्ट फिल्म, ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। मैं 2021 का बताया नोमैडलैंड, आप बताओ 22 का। मैं बताऊंगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है NV रमना, 48वें हैं ये। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनिए। अमृत महोत्सव मेनली शुरू हुआ 75 वर्ष हमारा कंप्लीट होगा आज़ादी का, इसीलिए तो असत्य आपको चुनना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो पहला दिया गया कि यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा, ये सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम से किया, मतलब 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया, इसीलिए ये 12 मार्च को शुरू हुआ, तो ये भी सही है। देश के 6 स्थान जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअली प्रदर्शन का आयोजन भी हुआ था, ये भी सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिस देश में 259 हस्तियों को शामिल किया गया। तो सारे कथन सही हैं, आंसर बनेगा यहाँ पे ई। आगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिपड़ी है, इसके द्वारा 2021 का रिपोर्ट जारी हुआ। इसके अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का स्थान दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे खर्चा मामले में USA ही आता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। स्वीडन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? ये स्टीफन लोफवेज, ये है स्वीडन के प्रधानमंत्री। हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्षकों में से
कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो पहला इसमें निकोल पासियनस, ये अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, सही है। इब्राहिम रेशदी ईरान के फिर से चुने हैं, तो इम्पोर्टेंट है। स्टेवेन, ये गलत है। स्टेविन सीरिया के राष्ट्रपति नहीं है। गुइडो बेलिडो, ये पेरू के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। देखिए ये प्रश्न इसमें इसलिए दिया गया क्योंकि पूछा गया था न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है पिछले वाले सेट में, तो आपको जो सब कंट्री न्यूज़ में है ना वो आपको याद करना पड़ेगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता। तमिलनाडु ने जीता, ये जनवरी में ही हुआ था 21 में, बड़ौदा को हटा करके जीता, बड़ौदा को हटाकर। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी 21 को हुआ, इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति, उनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये थी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी एक दिन के लिए। साथ ही जो एक सेपरेट वीडियो होता है जो इम्पोर्टेंट फीमेल हैं जो कुछ नया काम की, जैसे कि पहली एम्बुलेंस ड्राइवर, पहली पायलट, बहुत सारा बनी है, पहला पदक जीतने वाली, तो सारे वुमेन को मैंने एक जगह लिखा हुआ है, तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। 5 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना, यह उत्तर प्रदेश का, और जो किन्नर समुदाय होते हैं उसको सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा कर्नाटक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद अलंकरण यानी कुल टोटल मिला के कितना पुरस्कार दिया गया? तो ये कुल मिला के था 119, जिसमें अगर बात करें तो 102 लोगों को पद्मश्री मिला था, 102 लोगों को पद्मश्री, 10 लोगों को पद्म विभूषण, और जो रेस्ट 7 थे उनको मिला था पद्म विभूषण। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 30 नंबर का, ये इस बार किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को, शरण कुमार लिम्बाले। डेजर्ट फ्लैग, ये वायुसेना का अभ्यास होता है, इसकी मेज़बानी 3 से लेकर 27 मार्च को हुआ भारत में ही, तो इसका आयोजन किया गया। रिपीट करते हैं फिर से इसको। डेजर्ट फ्लैग वायुसेना अभ्यास किस देश की मेज़बानी में हुआ? मतलब हाँ, ये कहाँ पे हुआ था इस बार? ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है डेजर्ट फ्लैग, तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में आरोही क्रम में लगाना है। सबसे अधिक वन तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे परसेंटेज में सबसे अधिक तो होता है आपका मिजोरम, जो होता है वो टॉप पे है, मिजोरम 86% है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सा योजना शामिल नहीं है? जो 7 निश्चय है उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय एक और मैं फिर से जिक्र किया था पहले वाले वीडियो में भी कभी, तो जो 7 निश्चय है उसको हम पढ़ देते हैं पहले। युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये यहाँ पे दिया भी गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला, ये भी है। हर खेत तक सिंचाई तक पानी पहुँचाना, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाना। स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव। स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर। सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, तो यहाँ पे ये नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राज्यकोषीय घाटा जो जीएसडीपी है वो कितना प्रतिशत रहा? तो ये रहा 2.97%, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा? मुजफ्फरपुर में बन रहा है मेगा फूड पार्क, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो गया। वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ थाना है कुर्था अरवल का। भारत का सबसे अच्छा जो मॉडिफाइड थाना है वो है तेलंगाना का, तेलंगाना। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मतलब स्मार्ट पुलिस जो है वो तेलंगाना का था। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन रहा? फोकस राष्ट्र रहा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। 2022 के 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये किस देश में किया जाएगा? 2022 वाला, हालांकि कहाँ पे आयोजन होगा ये पूछ रहा है। ये जर्मनी में होगा, जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी एक फिल्म है ना कोई, जर्मनी। आगे बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा ये नवंबर 1929 में हुआ था शाहजानंद के द्वारा, किसान सभा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हुआ।
बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार की भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बांकीपुर पटना वाला अधिवेशन था, बांकीपुर पटना। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मावलेंकर, RN मावलेंकर। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रोरेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रोरेरियन समिति के अध्यक्ष थे FG स्लाई। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? वर्तमान में आधुनिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था, जबकि पटना, गया, शाहाबाद ये सब शामिल था। बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं? तो ये मिला है चिरांद और चेचर में। चिरांद और चेचर। चेचर आपको सारण में मिलेगा, चेचर मिलेगा वैशाली में, और चिरांद मिलेगा सारण में। तो ए और डी यहाँ पे सही था। शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाई? शेर शाह 1541 में, 1541। ऑप्शन नंबर सी। और इनका जो देहांत हुआ वो सासाराम में मकबरा है इनका। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार शरीफ थी बिहार की राजधानी, बिहार शरीफ। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपियन कंपनी की फैक्ट्री थी? वर्तमान में जो पटना कॉलेज है ये किस यूरोपियन कंपनी की फैक्ट्री थी? तो ये था डच का। ऑप्शन नंबर सी। और हाईकोर्ट कब बना था पटना वाला? 1916 में, 1916। प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली का संबंध किस नगर से है? अम्रपाली थी वैशाली में शांति स्तूप भी है। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण, जो कि 800 ईसा पूर्व की बात है ये, उस टाइम में। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंग दैर्घ्य उसका चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही मिला नहीं है? तो नहीं वाले को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। मैनोमीटर ये गैस का दाब मापता है, सही है। पैरोमीटर उच्च ताप मापता है 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का, ये सही है। ऑडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता मापती है, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। तो सारे तो सही ही हो गए, इसमें आंसर बन जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ऐसे पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया? तो 7 मूल मात्रक हैं, 7, और 2 जो है वो व्युत्पन्न मात्रक हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या सब है? तो लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग सब कुछ होता है। आंसर बनेगा डी यहाँ पे। फाइबर ऑप्टिकल या फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर होता है पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन होता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ पे? ये है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मेढक के बारे में असत्य है कि वो पहला कौन सा है? त्वचा से सांस लेता है, ये सही है। शीत रक्त प्राणी है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, आपको ठंडा के टाइम में नहीं दिखेगा, ये भी सही है। कयांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है। कयांतरण में आंत ऐसा कुछ बड़ा उड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, उल्टा छोटा होता है, तो यही गलत है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है। तो सी यहाँ पे आपका आंसर बन गया। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयोग की जाती है? मच्छर भगाने वाली दवा में प्रयोग करते हैं हम कौन सा? तो एलिथ्रीन एक पैरेथ्रीन कीटनाशक है, एलिथ्रीन आंसर होगा। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? कार्बन क्रेडिट का मान होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन क्रेडिट का 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो सबसे अधिक होता है 65%। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं, सही है। मैग्नीज फर्टिलाइजर में प्रयोग करते हैं, मैग्नीज फर्टिलाइजर में। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में। तांबा का तार के रूप में प्रयोग करते हैं, तांबा का। जो ये गैल्वेनीकरण, इसमें जिंक का प्रयोग करते हैं, जैसा दलेपन जिसको कहते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, तो उसमें जिंक का प्रयोग होता है। अगर फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, जिसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है H2SO4 का, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं।
चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? चूहे मारने की दवा में हम करते हैं मुख्यतः पोटासियम साइनाइड और जिंक फॉस्फेट का। पोटासियम साइनाइड और जिंक फॉस्फेट, तो ए और सी सही हो गया यहाँ पे। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? कौन सा गैस में कोई फर्क नहीं पड़ता? नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो होता है, जलवाष्प भी हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा बी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। सबसे बड़ा होता है फीमर। निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे संबंधित है। पहला, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो अग्नाशय होता है। सबसे बड़ा लीवर होता है और दूसरा अग्नाशय। यह विशेष प्रकार की कोशिका से क्षारीय रस स्रावित करता है, तो ये अग्नाशय ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, डी। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण शकरकंद नहीं है। शकरकंद नहीं होगा, जबकि आलू, गन्ना, अदरक तना होता है। ये शकरकंद होता है जड़। मूली, गाजर, ये सब जड़ होता है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग जो पोषण तत्वों के अभाव से होता है, पोषक तत्वों के अभाव से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं अभावजन्य, यानी अभाव से हुआ है। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? मलेरिया से प्रभावित होता है प्लीहा। प्लीहा। वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? डेमेंशिया। डेमेंशिया अनुवांशिक नहीं है, वो हो जाता है मस्तिष्क रोग है एक। जबकि हीमोफीलिया, वर्णांता, टर्नर सिंड्रोम, ये सब अनुवांशिक रोग है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। फैट भी करता है, फैट वसा भी करता है, पर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट करता है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? भीड़ नियंत्रण के लिए जो प्रयोग होता है अश्रु गैस, उसमें अमोनिया होता है। अमोनिया। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। यकृत, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होगा? देखिए, रिकेट्स होता है विटामिन डी, स्कर्वी होता है विटामिन सी, रतुंधी हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ई। ठीक है ना, ई। H9N2 ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो किसके कारण फैलता है? ये बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू। आगे द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है अरिस्टोटल, अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। तो हालांकि 10 प्रश्न और होते हैं, मतलब 150 होते हैं, पर 10 मैथ के हैं, तो अगर आप लोग कहोगे तो मैथ का भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, बस कह देते हो, तो ये नहीं चलेगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।